मंच पर सिर्फ अंसारी साहब की उपस्थिति से गरिमा बच गई। मैं उनको संबोधन करता हूँ सबसे पहले, और फिर सभागार में उपस्थित आप सभी जनों को, बंधु बांधवी गणों को। मुझे कायदे से अब ऐसे आमंत्रण स्वीकार नहीं करने चाहिए। मुझे सेवानिवृत्त हुए 20 वर्ष हो गए, और आज की जो सर्दी है वो कुछ और ही तरह की थी। फिर भी पूर्णिया आना है, पूर्णिया कॉलेज आना है, कुछ तो अपनापन है। और अपनापन को और बढ़ाया संयोजक मनमोहन कृष्ण जी ने, जब मैंने कहा कि नहीं, मैं इस जाने में बिल्कुल नहीं आऊँगा, कोई उपाय नहीं आने का, तो उन्होंने मेरे बेटे के पीछे उनके एक मित्र को लगा दिया। वो दिल्ली से आ गए पटना और मुझे लेके आए पूर्णिया इसी कार्यक्रम के लिए। तो जब कोई इतनी आतुरता दिखावे आपके लिए, तो आपका भी कुछ धर्म बनता है। उस धर्म के तहत मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जिस विषय पर बोलना है, मैं नहीं जानता हूं कि अध्यक्ष श्री गिरीशनाथ जी के बोल जाने के बाद कुछ बच भी रहता है, पर विषय को मैंने जिस रूप में समझा उसके अनुसार दो चार बातें कहने की इच्छा है, तो वो आपके सामने आपके विचार रख रहा हूँ। मैं सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, कि मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि आपने अत्यंत निष्ठापूर्वक मुझे बुलाया, और इसका धन्यवाद मैं जितना करूँ कम होगा। इस विषय में जो बात मुझे सबसे महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रही है वो है इतिहास और संस्कृति। संदर्भ वाली बात बाद में करूंगा। भारत के संदर्भ में यदि इतिहास और संस्कृति की बात करें, तो मैं एक बात पहले भी बोलता रहा हूं और आज दोहराऊंगा कि एक युग था, एक समय था, जब सभ्यता और संस्कृति कितनी दूर में थी पूरी दुनिया में। पश्चिम में मिस्र की सभ्यता, पूरब में हुआंग की सभ्यता यानी चीन, और पश्चिम में मिस्र। मिस्र यानी एशिया का अंतिम छोर। वो है तो अफ्रीका में, लेकिन उसका कुछ हिस्सा एशिया में भी पड़ जाता है। और इसके बीच में दो बहुत महत्वपूर्ण सभ्यताएं पनपी आदिकाल में, मेसोपोटामिया की सभ्यता और फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाहर की दुनिया में पता नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम कहें कि वो सभ्य नहीं थे। सब अपने अपने ढंग से सभ्य होते हैं, लेकिन जिस अर्थ में हम सभ्यता संस्कृति को जानते हैं वो इतने ही क्षेत्र में सिमटी थी। बाकी की दुनिया भी आंखें खोल रही थी ठीक ठीक से। ये सभ्यता संस्कृति एक चरम पर पहुंची, चरम कई अर्थों में, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा उससे समझ में बात आ जाएगी कि जाने कितने हजार वर्ष पहले गणना करके बता दिया कि सूर्य पूरब में फलानी जगह पर उगेगा आज के दिन, अगले दिन थोड़ा सा दाहिने, थोड़ा सा दाहिने, थोड़ा सा दाहिने, फिर बाएं चलना होगा, फिर वहां आ जाएगा। और सूर्य बंधा हुआ है, वो उससे जरा भी इधर उधर नहीं जा सकता है। ये विलक्षण उपलब्धि जो गणित ज्योतिष की है,
वो इन तीनों सभ्यताओं में थी, भारत की सभ्यता में सबसे ज्यादा थी। 1 से 9 और 0 ये जो 10 अंक हैं, अगर ये ना हो तो आप समझिए ना कि कितनी बात समझ में आएगी हमारे आपके। ना समझ में आएगा, ना दिन रात समझ में आएगा, ना कोई बात समझ में आएगी। तो हम सब बातें समझ रहे हैं इन्हीं के माध्यम से, ये यहीं पर पनपी है। इन तीनों सभ्यताओं में, यानी इजिप्ट, दजला फुरात और सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन सी पहले आई कौन सी बाद में, ये महत्वपूर्ण तो है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कोई 500,000 वर्ष पहले आया हो, कोई 500,000 वर्ष बाद आया हो, अपनी जगह, पर ये तीनों सभ्यताएं एक साथ विकसित होती रही। ये तीनों एक दूसरे के समकालीन थी, तीनों एक दूसरे को कुछ न कुछ देती थी। इस सभ्यता के ज्ञान को विशेष रूप से कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद 1453 ईस्वी में, जब पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को धराशायी किया गया और इस क्षेत्र का ज्ञान पश्चिम में गया, तो पश्चिम भी ज्ञानी बन बैठा। थोड़ा बहुत ज्ञान पहले भी आ चुका था, जो अब पहले मैं बात कर रहा था और अब की बात कर रहा हूँ, उसके बीच में रोम और यूनान वगैरह ज्ञानी हो चुके थे कुछ न कुछ, लेकिन उन्हें अभी भी बहुत ज्ञान प्राप्त करना था। और जब ये पूरब का ज्ञान पश्चिम में गया तो रेनेसां हुआ, पुनर्जागरण हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो कैपिटलिज्म आया तो कोलोनियलिज्म आया तो हम एशिया के तमाम देश, अफ्रीका के तमाम देश, दक्षिण अमेरिका के तमाम देश, अधिकांश देश गुलाम हो गए, उपनिवेश हो गए। उपनिवेश होने का माने हुआ हम दास तो हुए ही। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो सिर्फ दास नहीं हुए, हमारा जो धन संचित था वो सब का सब शोषित करके, ठीक जैसे स्पंज में मान लीजिए एक जगह पर पानी सोख लें और फिर दूसरी जगह पर गार दें, ब्लीच दें, तो यहाँ का पानी वहाँ चला जाएगा। कुछ उसी तरह भारतवर्ष का धन इंग्लैंड और पश्चिम के देशों में, मुख्य रूप से इंग्लैंड में चला गया। और तीसरी बात और हुई, दास्ता हुई, यहाँ का धन गया, पर उससे भी बड़ी बात ये हुई कि अंग्रेजों ने ये समझा कि इनकी जो संस्कृति है, वो संस्कृति अगर बनी रही तो हम इनको बहुत दिनों तक दास बना के रख नहीं पाएंगे, रख तो अंततोगत्वा नहीं ही पाए। तो इनकी संस्कृति को हम तोड़ दें, इन्हें हम सोचने के लिए विवश कर दें कि इनके पास संस्कृति है ही नहीं। जो संस्कृति हम लेके आए हैं वो असल संस्कृति है। मैकॉले ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंग्लैंड के किसी विद्वान के एक अलमारी में जितनी किताबें हैं उतनी किताबें भी नहीं होंगी भारतवर्ष के तमाम लोगों की लिखी हुई किताबें मिला के। पता नहीं उसका ज्ञान कहाँ का था, चाहे जहाँ का भी था, उसने जो चाहा वो पाया। उसने यही चाहा कि यहाँ की ज्ञान पद्धति टूट जाए और उसकी ज्ञान पद्धति यहाँ पर आरोपित हो जाए। हम भूल गए अपने आयुर्वेद को, हम भूल गए अपने योग को, और उनकी एलोपैथी एक बहुत अच्छा लेख, मैं जब विभागाध्यक्ष था मिथिला विश्वविद्यालय में, तो उन दिनों डॉक्टर केन पनिक्कर से एक लेक्चर करवाया था, वो छपा हुआ है, मेडिसिन एज एन एस्पेक्ट ऑफ हेजेमनी, सत्ता शिखर तक पहुंचने के लिए दवाओं का उपयोग, दवा भेषज शास्त्र का उपयोग। तो देखिए, हमारे आयुर्वेद में सारी क्षमता थी, पर उसको दरकिनार कर दिया और बताया कि हम एक इंजेक्शन लगा देते हैं, एक टैबलेट खिला देते हैं, तुम अभी के अभी स्वस्थ हो जाओगे, और हो भी जाते हैं। और हम एलोपैथी के दीवाने होते गए, आज भी हैं। तो ये जो परिवर्तन है, मैं एक एक उदाहरण से बात कहूँगा, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, और आप पहले भी काफ़ी देर से बैठे हैं। तो उन्होंने हमारी संस्कृति को बदलने की चेष्टा की, लेकिन कितनी भी चेष्टा की, बहुत सारी बातें फिर भी बची रह गई। संस्कृति में तो ज्ञान बचा रहा ही, वह ज्ञान लोक में भी उतर आया। मुझको स्मरण है, हम छोटे थे, बच्चे थे,
बच्चे मतलब इतने बच्चे रहे होंगे जब ठीक से उच्चारण करना नहीं होता होगा शब्दों का। तब हमारे घर के बूढ़े बूढ़ियाँ हमारे कान में सोते समय एक श्लोक बोल दिया करती थी, साते भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी उग्रेण तपसा लब्धो जया पशुपतिपति। मैं समझता हूँ मिथिला ही में नहीं, अन्यत्र भी ये श्लोक होंगे प्रचलित, पर अगर सिर्फ मिथिला में भी था तब भी जो कथन है, कथ्य है मेरा, वो आप तक पहुंच जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस श्लोक में क्या है। प्रत्यक्षता जो अंग्रेजों ने साबित करना चाहा कि हम कोई ज्ञानवान नहीं जानते हैं, हमारे लिए हर चीज़ धर्म है, धर्म के आवरण में लपेट के सारी बातें है रखी हुई, तो वो क्या हुआ, वो ज्ञान विज्ञान की बात नहीं हो सकती है। पर धर्म के आवरण में ज्ञान हो सकता है, क्योंकि इस पंक्ति को देखिए, साते भवति सुप्रीता, वो भगवती जो शिखर पर बसती हैं, हिमालय पर बसती हैं, वो हम पर प्रसन्न हों, क्योंकि उन्होंने तपस्या से शिव को प्राप्त किया। अब आप में से जो भी योग साधना करते हो, कोई कोई एक जरूर होगा, नहीं भी करते होंगे तो जानते अवश्य होंगे। योग मौलिक रूप से क्या मानता है? वो मानता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे अवस्थित है हमारा मूलाधार चक्र, और वो भगवती, वो शक्ति कुंडलिनी रूप में उस मूलाधार चक्र में बैठी हुई है। जब हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उसको जागृत करते हैं, और वो जगती हुई क्रमशः 6 चक्रों का भेदन करके सहस्रार में पहुंचती है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, इन 6 का छेदन करके वो, और तब शिव से उसका सायुज्य होता है। ये शिव और शक्ति का मिलन ही अंतिम सत्य है, परमानंद है, सर्वोपरि चरम लक्ष्य है, चरम सिद्धि है। अन्यथा ये प्रत्यक्षता क्या था? तो धर्म की बात थी, शिव और पार्वती का गुणगान हो रहा था, और आगे भी जो श्लोक है वो सारा का सारा शिव पार्वती का गुणगान है, लेकिन वास्तविक तौर पर ये एक योग की शिक्षा थी। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण मैं लूँ, आप जानते होंगे मुंगेर में योगाश्रम है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने उसे स्थापित किया। स्वामी जी से मेरी अच्छी व्यक्तिगत रूप से बनती थी, मिलना हुआ करता था। उनके गुरु थे स्वामी शिवानंद सरस्वती। शिवानंद ने एक मेमोयर लिखा, एक संस्मरण जैसा लिखा, वो बायोग्राफी भी कह सकते हैं एक सीमा तक। उसमें जो पहली बात उन्होंने कही वो ये कि मैं तो डॉक्टर था, मलेशिया में प्रैक्टिस किया करता था, डॉक्टरी अच्छी चल रही थी, संयोग से एक योगी मिल गए, उन्होंने दीक्षा दे दी, मैं भी योगी हो गया, बात ही बदल गई। मैं जब डॉक्टर था तो मेरी जानकारी थी कि इस मनुष्य शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। मैं जब योगी हो गया तो मेरी सूचना हो गई कि मात्र 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बीच में। मुझे डॉक्टर होने के नाते आज भी विश्वास है कि वो 72,000 नाड़ियां हैं, वो सही सूचना है, और मुझे योगी होने के नाते ये विश्वास है कि चाहे न भी हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, पर वो नाड़ियां भी हैं, और उसके माध्यम से आप चाहें तो अपने आप को किसी स्तर पर जागृत करके ऊपर ले जा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि ज्ञान की ये पद्धति थी हमारी, जो क्रमशः विलुप्त हो गई औपनिवेशिक शासन के अधीन। ये जब आप संस्कृति और इतिहास की बात करते हैं तो इसकी बात भी होनी चाहिए। ये जो ज्ञान हमारा है वो अनेक रास्तों से अब तक बचा रह गया, और ये ज्ञान किसी एक दिन में नहीं उपलब्ध हुआ। जो बचे हुए होने का रास्ता है, बेताल पचीसी, सिंहासन बतीसी, पंचतंत्र, इनकी कथाएं लोक लोक में प्रसिद्ध हो गई, और लोग ऐसे गूढ़ विषय कि हम किसी के मित्र कैसे होते हैं और किसी के शत्रु कैसे होते हैं, ऐसे गूढ़ विषय कि संधि किससे करनी चाहिए और विग्रह किससे करना चाहिए, दुश्मनी किससे करनी चाहिए, इन कथाओं के माध्यम से हमें सुनाए। मैं बैठ के बोलूं? यही बैठे, वही माइक लेके यहाँ आ जाएंगे तो माइक तो यहाँ नहीं है। आ जाएगी सर, बैठ जाइए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद ये अनुमति देने के लिए। मैं थोड़ा कष्ट में फंस रहा था।
ये बढ़िया। तो मैं ये कह रहा था कि ये ज्ञान परंपरा अनेक संस्कृत की किताबों और लौकिक ज्ञान के माध्यम से आज तक हमारे पास है। और इस ज्ञान परंपरा में क्या बातें हैं, एक उदाहरण मैंने दिया मेडिसिन का एस्पेक्ट, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं। कितनी बातें हो सकती हैं, आप जरा अनुमान कीजिए कि भारतवर्ष चाहे जिस किसी का भी रहा हो सबसे पहले, और भारतवर्ष जब हम कहते हैं तो कितना बड़ा, कहां से कहां तक आ रही है आवाज सबको, कहां से कहां तक। हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो संकल्प कराते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशे। अब ये आर्यावर्त देश कितना बड़ा है, भारत खंड कितना बड़ा है, जितना बड़ा आज है उतना ही बड़ा या उससे बड़ा, और जम्बू द्वीप कितना बड़ा है। तो इसलिए मैं प्रायः ही कहा करता हूँ, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, कि हम सिर्फ भारत ना बोलकर अगर एशिया बोलें तो शायद हम उस एक इकाई की बात करेंगे जो कभी संभव है एक इकाई रहा हो। हम जब उसको सिर्फ भारत कह देते हैं तो झगड़ा शुरू होता है। झगड़ा इसलिए शुरू होता है कि हमारे पास ऐसे साक्ष्य नहीं है सिद्ध करने के लिए कि यही भारतवर्ष था। पर भारतवर्ष कहने से हमारा बोध इन तमाम संस्कृतियों से होता है, ये तो बोध होता ही है। तो इसलिए हम झंझट में पड़े बिना ये मान के चले कि पूरी एशिया की नहीं तो अन्यथा आप सोचिए ना, इतनी सभ्यताएं सिर्फ एशिया में क्यों हुई और दुनिया में अन्यत्र क्यों नहीं हुई। आप सोचिए ना कि इसी क्षेत्र में, एशिया में ही हिंदू धर्म, वेद उपनिषद का धर्म, बुद्ध महावीर का धर्म, ईसा मसीह का धर्म, जरथुस्त्र का धर्म, मोजेस का धर्म, और तो और कुछ वर्षों के बाद मोहम्मद साहब का धर्म, सब तो इतने ही क्षेत्र में हुआ ना। कहीं बाहर से एक भी धर्म दूसरा बता दीजिए जो बाहर पैदा हुआ हो, इतनी ही दूरी। तो ये इस विलक्षणता है इस क्षेत्र की। तो हम जब भी संस्कृति की बात करें, इतिहास की बात करें, तो इस बात को मोटे तौर पर याद रखें कि इस क्षेत्र में कोई एक रेस, एक प्रजाति के मात्र आदमी नहीं है। भारतवर्ष में ये एक ऐसा देश है, आज की भी जितना बड़ा भारतवर्ष है उतना ही, जहाँ सिर्फ हिंदू नहीं है, सिर्फ आर्य नहीं है, अनार्य भी हैं, द्रविड़ भी उतने ही हैं, मंगोल भी हैं, क्या कहें, निग्रो भी हैं, हर प्रजाति के लोग यहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे सारे मौसम यहाँ उपलब्ध हैं। स्विट्जरलैंड वाले, इंग्लैंड, अमेरिका वाले तरस जाते होंगे सारे सीजन्स को देखने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ सारे सीजन्स हैं। और कोई देश तरस जाएगा सब प्रकार के भूखंड देखने के लिए। आप कल्पना में कोई भी भूखंड कीजिए, वो इस देश में है। मैं प्रशंसा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि भारत में संस्कृति अनेक रेसेस, अनेक प्रजातियों के द्वारा बनाई गई, एक के बाद एक वो आती गई, जिसके लिए मैंने एक इसी मंच से एक समारोह में कहा था, पैलिम्पसेस्ट शब्द अंग्रेजी का है। उसके लिए हम समझते हैं बहुत आवश्यक है कोई न कोई पारिभाषिक शब्द बनाना। पैलिम्पसेस्ट का माने है कि कोई पांडुलिपि है, मैंने कुछ लिखा इस पर, मैं ही 10 दिन के बाद अनुभव करूं कि नहीं ये बात हटा दूं, ये बात जोड़ दूं, फिर 6 महीने बाद अनुभव करूं तो कुछ और हटा दूं, कुछ और जोड़ दूं। तो युगों युगों से भारतवर्ष की संस्कृति में ऐसे जोड़ घटाव किए जाते रहे और सबको मिला के एक भारतीय संस्कृति बन गई। इस संस्कृति को पैलिम्पसेस्ट कहेंगे। उसको मैं ऐसे अगर कहूँ तो शायद आपको ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी कि परत पर परत, परत पर परत, परत पर परत, सबसे ऊपरी परत पर जो कुछ लिखा है वो तो दिखाई पड़ ही जाएगा, पर सबसे नीचे के परत में भी अगर कुछ लिखा है तो सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ दिखाई पड़ जाएगा। जैसे सिंधु घाटी के लोग भी क्या कहते हैं, शिव का पशुपति रूप की पूजा करते थे, आज भी हम करते हैं। वेदों के जमाने में गायत्री मंत्र जपते थे, आज भी जपते हैं।
ऐसा एक दो नहीं, आप जितने चाहें उतने उदाहरण इकट्ठे कर सकते हैं कि पहले भी था और आज भी चल रहा है। बहुत सारी बातें हम भूल भी गए। भारतवर्ष में एक विडंबना की बात है कि इस ज्ञान परंपरा को हम आज भी सुरक्षित करने में सचेष्ट नहीं हैं, पर एनईपी के माध्यम से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत सरकार ने चाहा है कि इसे सुरक्षित किया जाए। उनके चाहने की दो तीन बातें ही मैं आपसे करूंगा। पहली बात कि वो 3 भाषा फॉर्मूला पर बात करते हैं, जिसके हिसाब से सबसे नीचे के स्तर पर 7 क्लास 7 या 8 तक, मैं एनईपी पर अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बस उसके एक मुख्य तत्व को लेकर बात करना चाह रहा हूं। तो सब लोगों के लिए कहा कि उनकी शिक्षा होनी चाहिए उनकी मातृभाषा में। उस मातृभाषा के लिए उन्होंने दूसरा शब्द व्यवहार किया स्थानीय भाषा में, एक तीसरा शब्द व्यवहार किया एक क्षेत्रीय भाषा में, माने तीनों में से जो प्रबल हो। जैसे पूर्णिया के लोगों के लिए हिंदी कहिए, मैथिली कहिए, अंगिका कहिए, यहाँ तक उर्दू फारसी कहिए, सब पर समान अधिकार है। आप थोड़ा गौर से जब अंदर बैठेंगे तो पाएंगे क्या कि हर आदमी की भाषा में ये तमाम भाषाएं हैं। एक पता नहीं आपने नाम सुना हो, विद्याधर नाम की एक किताब है, शेख किफायतुल्लाह की लिखी है। उस किताब में उन्होंने कविता के माध्यम से पूर्णिया के इतिहास को लिखा है, और उस इतिहास के लिखने के क्रम में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं और भाषा का ऐसे शब्दों का चयन किया है जो सभी जो भाषाएं बोली है, कम से कम मैं बैठे बैठे 1 दर्जन से ज़्यादा भाषाएं आपके सामने रख सकता हूं जो पूर्णिया में बोली जाती है। उसमें साहित्य भी रचा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है वो भाषाएं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाहता है कि मातृभाषा में बात हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पूर्णिया में मातृभाषा 1 दर्जन से अधिक है, तो स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा मैथिली हो सकती है, स्थानीय भाषा उर्दू हो सकती है, स्थानीय भाषा हिंदी हो सकती है। जब बच्चा ऊंचे स्तर पर जाए तो वहाँ पढ़ाई संस्कृत के माध्यम, नहीं सॉरी, वहाँ पढ़ाई के क्रम में एक भाषा जो पहले से चली आ रही थी वो तो रहे, पर एक दूसरी भाषा आ जाए जो या तो विदेशों का हो या फिर अपने ही देश के दूसरे क्षेत्र का हो। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, आप तमिल पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, तो 2 भाषाएं हो गई। पर एक तीसरी भाषा की बात की, संस्कृत की, जो प्रत्येक स्तर पर सिखाई जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करता है वो करता है कि संस्कृत के विश्वविद्यालय जितने संभव हों खोले जाएं। जब वो कह रहा है जितने संभव हों, तो उसका अगर बस चले तो सारे विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय हो जाएं। इसका मतलब क्या है? उनका कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई या तो संस्कृत के माध्यम से हो, किंतु सब लोग तो संस्कृत समझेंगे नहीं, सब लोग स्वीकार करेंगे भी नहीं, तो फिर तो पढ़ें किसी भी माध्यम से, पर संस्कृत भी पढ़ें। तो संस्कृत के संग किसी भी माध्यम से आप प्राचीन पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक ज्ञान दोनों को जब पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आपका लाभ बढ़ेगा। अब थोड़ी सी बात इतिहास की कर लेता हूँ। अभी तक मैं संस्कृति की बात कर रहा था, फिर मैं इनकी बात करूँगा, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली की बात करूँगा। इतिहास बड़ी मुश्किल से 19वीं शताब्दी में आते आते अपने आप को स्थापित कर सका सामाजिक विज्ञान के रूप में। उसके पहले ये क्या था? मानविकी और सामाजिक विज्ञान के बीच में झूल रहा था। ज़्यादा तो मानविकी ही मान लेते थे लोग इसे। जो ये विडंबना कहिए, सौभाग्य दुर्भाग्य कहिए, जो भी कहिए, अब इतिहास एक बार फिर से मानविकी की ओर झुकता चला जा रहा है। मैं 2 सेमिनार के उदाहरण दूंगा जल्दी से। एक विश्वविद्यालय में मुझको एक सेमिनार में इसी तरह जैसे आज मैं मुख्य भाषण दे रहा हूँ, मुख्य भाषण कहिए, बीज भाषण, जो भी शब्द कहें,
वहाँ भी बुलाया गया था। वहाँ का विषय था हिंदी साहित्य में प्रतिरोध की प्रतिश्रुति। इतनी हिंदी में समझ सकता हूँ, समझ भी गया। पर मैंने कहा कि ये विषय इतिहास का विषय कैसे हो गया, साहित्य का विषय फिर क्या होगा? सिर्फ व्याकरण, सिर्फ शब्द निर्माण, या ये भी साहित्य का विषय होगा? कोई जवाब नहीं था। और फिर उनकी बात मान करके हमने कहना शुरू किया, ठीक है, साहित्य में जो प्रतिरोध सुनाई पड़ता है उसे अगर आप इतिहास मान लेते हैं तो इतिहास के लिए कठिनाइयाँ शुरू होंगी। साहित्य की अपनी विशालता है, मैं उसकी सीमा नहीं कर रहा हूँ, पर इतिहास की अपनी सीमा है। साहित्य कहीं बड़ा है, अगर बड़ा नहीं है तो किसी को डॉक्टर ऑफ हिस्ट्री मिला है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी मिलता है किसी को, और उससे भी अगर बड़ा हो जाता है तो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर मिलता है। क्यों डॉक्टर ऑफ लिटरेचर मिलता है? तो बड़ा है तब ना। बड़ा है वो कल्पना कर सकता है, वो छोटा सा देखेगा, इतना सा कण, और उसमें सारे ब्रह्म को देख लेगा। फिर हम इतिहास वाले कण को कण ही मानेंगे, कण को ब्रह्म नहीं मानेंगे। अगर इतिहास अपनी इस सीमा को नहीं याद रखेगा तो वो इतिहास इतिहास नहीं रहेगा, वो और कुछ हो जाएगा। तो एक बार फिर पोस्ट मॉडर्न एज में, उत्तराधुनिक काल में, हम लोग कहीं न कहीं इतिहास को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं मानविकी की ओर। इससे हमें बचना होगा। हम कल्पनाओं और मिथकों को इतिहास नहीं कर सकते हैं। ये संभव है कि इतिहास समझने में वो हमारी मदद कर दे, पर कल्पनाएं और मिथक कल्पना ही रहेंगे। अब मैं आता हूँ वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली पर। इसमें भी मुझे बहुत कहने को नहीं है, खासकर गिरीश नाथ जी के इतने सुंदर और विस्तृत भाषण के बाद कुछ बच ही नहीं रहा है, मैं क्या कहूँ इस पर। फिर भी कभी शहजाद अंसारी साहब ने, इनसे मेरी मुलाकात काफ़ी दिनों पहले से हो रही है, और ये इतने मिलनसार और स्मरण रखने वाले व्यक्ति हैं कि इन्होंने बीच बीच में भी मुझे याद किया है। कभी एक दूसरे सेमिनार के लिए जिसमें उन्हें नहीं जा सका अस्वस्थता के कारण, कभी किसी और सेमिनार के लिए इनको कुछ रिसोर्स पर्सन के नाम चाहिए थे तो मुझसे मांगा कि आप नाम दीजिए। तो मैं उसके लिए आभारी हूँ कि उनका मुझ पर इतना विश्वास रहा है। पर अभी जो मैं बात करना चाहता, अच्छा हाँ, इन्होंने ये जो अभी गिरीश नाथ जी बात कर रहे थे ऐतिहासिक शब्दावलियों की, इन्होंने मुझे इतिहास की शब्दावलियों का PDF एक बार भेज दिया था, पर अपनी आयु के कारण और अपने अभ्यास के कारण मैं बहुत टेलीफोन या कंप्यूटर वगैरह से जुड़ नहीं पाता हूँ। तो हार्ड कॉपी ही अगर मिले तो पढ़ूँ। तो मैं आपसे कहूँगा, बहुत उपयोगी होगा यदि सेमिनार के हर व्यक्ति को, जिस कहा उन्होंने कि खरीद सकते हैं आप, तो मैं तो खरीदना चाहूँगा। तो ये जो तकनीकी शब्दावलियाँ हैं, इतिहास की मूल शब्दावली, वो PDF का नाम था, ये इन्होंने मुझे दिया था, जिसके लिए मैं आज इनसे आभार व्यक्त कर पा रहा हूँ। मैं 2 उदाहरण से ये कहना चाहूँगा कि जो अभी आप कर रहे हैं वो तो करते रहे, पर दिक्कतें और भी हैं, उनके ओर ध्यान दिलाऊंगा। पहला उदाहरण मैं लेता हूँ, एक शब्द है हमारे यहाँ हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का अगर माने पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? हिंदी में माने हुआ प्राग इतिहास, प्राग इतिहास, लेकिन उसका डेफिनिशन है, उसकी निश्चित परिभाषा है। क्या है परिभाषा? तो परिभाषा है कि जिस कालखंड के लिए हमें लिखित साक्ष्य ना मिले, ठीक है। C.A. बेली एक बड़े इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने लिख दिया कि नेशन हैज ऑल्सो इट्स प्री हिस्ट्री, राष्ट्र का प्राग इतिहास भी है। अब ये जो नेशन शब्द है, मैं फिर यहाँ आपको उलझने से बचने के लिए कहूँगा कि ये आधुनिक अर्थों में यूरोप ने जिस अर्थ में व्यवहार किया उसी अर्थ में व्यवहार किया जाता रहा है। अगर किसी अर्थ में व्यवहार और अर्थ में व्यवहार करना चाहते हैं तो परिभाषा ठीक करनी पड़ेगी, अन्यथा हम जिस परिभाषा को लेकर चल रहे हैं वो आधुनिक जो फ्रांसीसी क्रांति वगैरह बहुत पीछे अगर ले चलेंगे तो 1648 ईस्वी के
वेस्टफेलिया की संधि से पीछे नहीं जा सकते हैं जब नेशन शब्द आता है पश्चिम में, और उसी की अवधारणा हमारे पास आती है, और उस अवधारणा को लेकर हम राष्ट्र के विषय में बातें करते हैं। लेकिन ये एक दूसरे बड़े इतिहासकार को समझ ही में नहीं आई। सी ए बेली ने जब कह दिया कि इतिहास को उसका प्राग ये नेशन का प्री हिस्ट्री भी होना चाहिए, तो वो थे एंथनी स्मिथ, राष्ट्रवाद पर इनका बहुत काम है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब से नेशन शब्द आया है तब से लिखित तो है ही, अनेक भाषाएं, अनेक लिपियां पूरी दुनिया में हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस अवधि के लिए हमारे पास लिखित कोई साक्ष्य नहीं है? सारे लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो उन्होंने उसके लिए एक शब्द बनाया, कहा एक शब्द नहीं, एक वाक्यांश एक तरह से बनाया, प्री मॉडर्न बेस ऑफ नेशनल। राष्ट्रवाद का आधुनिक काल से पहले का भी कोई आधार हो सकता है। जैसा मैंने पहले सेस में कहा था, पता ही नहीं चलता है कि इसका क्या अनुवाद करें। सामान्य अनुवाद है एक पांडुलिपि जिस पर बार बार कुछ लिखा गया हो, एक शब्द तो नहीं हुआ, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसी तरह मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि प्री हिस्ट्री कहने से प्राग इतिहास होता है जिसमें लिखित साक्ष्य न हो, पर जब 1648 ईस्वी में ही जो चीज़ आई है तो उसका तो लिखित साक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको हम क्या कहें? उसके लिए भी प्री हिस्ट्री कहें या कोई और शब्द बनावें? एक तो ये शब्द था। एक दूसरा शब्द इससे भी ज़्यादा रोचक है, आइडियोलॉजी। रात दिन हम आप सब इस शब्द का व्यवहार करते हैं। इसके 3 अर्थ में आपके सामने रखूंगा। किस अर्थ में आप व्यवहार करते हैं ये हमें कोई आप में से बतावे। पहला और असल इसका जो अर्थ है वो है साइंस ऑफ आइडियाज। ठीक उसी तरह जैसे सोशियोलॉजी साइंस ऑफ सोसाइटी, साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड, उसी तरह साइंस ऑफ आइडियाज आइडियोलॉजी। लेकिन क्या उस अर्थ में हम व्यवहार करते हैं इसको? हम जिस अर्थ में व्यवहार करते हैं उस अर्थ में व्यवहार किया था रूसो ने, हॉब्स ने, लॉक ने। हम रूसो के उदाहरण से आपको कहें तो बात तुरंत स्पष्ट हो जाएगी। उसने कहा कि मनुष्य स्टेट ऑफ नेचर में, प्राकृतिक अवस्था में बड़ा अच्छा था, बड़ा भला था, एक दूसरे की मदद करता था, सहमेल से रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे जब समाज बढ़ा, सभ्यता बढ़ी, तो उसमें ईर्ष्या, द्वेष, आपस में झगड़ा झंझट ये सब होने लगा। तब उसने तय किया कि बैठकर हम एक अलग शासक कायम करेंगे जो इस बात का ध्यान रखेगा कि हमें झगड़ा झंझट ना हो, हम मिलकर रह सकें। और अगर वो ऐसा करने में असमर्थ रहा तो ये हमारा अधिकार होगा कि हम उसको बदल देंगे। ये सब कुछ कहना क्यों चाह रहा था रूसो? तो फ्रांस में जो राजा था वो निरंकुश था। उस राजा के अधीन, राजा तो अस्थायी था ही, और लोग जो थे हमारा मतलब कुलीन तंत्र, जो नोबल वहाँ के थे, नोबिलिटी थी, वो शोषक थी। जो धर्मतंत्र था, चर्च था, वो शोषक था। तो उस सब से ऊपर उठ करके एक शासक हो, फ्रांस में क्रांति हो गई, शासक हो गया। लेकिन ये बात बिगड़ती गई। इसी बात का सहारा लेकर नेपोलियन बोनापार्ट क्रांति के बाद जो व्यवस्था बनी उस व्यवस्था को खत्म करके स्वयं सम्राट बन बैठा। और नेपोलियन बोनापार्ट ने, हम कह सकते हैं कि अत्यंत निर्लज्जता पूर्वक कहा, आई एम द सन चाइल्ड ऑफ द रिवॉल्यूशन, मैं क्रांति का पुत्र हूं। और दूसरी बार कहा, आई हैव डिस्ट्रॉयड द रिवॉल्यूशन। अगर बेटा हो तो डिस्ट्रॉय क्यों किया? पिता को तो बचा के रखते हैं, माता या पिता जो भी हो। तो ये एक नेपोलियन का ही एक सहयोगी व्यक्ति था। उसने पहली बार उस अर्थ में, जिस अर्थ में रूसो ने व्यवहार किया, रूसो ने किस अर्थ में व्यवहार किया? तो कतिपय विचारों, वो विचार कल्पित भी हो सकते हैं, वो विचार वास्तविक भी हो सकते हैं, उनको एक श्रृंखला में सजा दिया जाए, कुछ इस तरह से सजाया जाए कि उसका जो भी निष्कर्ष निकले वो आकर्षक हो, वो इतना आकर्षक हो कि हम प्रेरित हो जाएं उसके अनुरूप काम करने के लिए, बल्कि उसकी एक तरह से दास्ता स्वीकार करने के लिए।
ये है उस आइडियोलॉजी शब्द का माने। पर आइडियोलॉजी शब्द एक तीस, और ये शब्द नेपोलियन के एक लेफ्टिनेंट थे, नाम था एंटोइन डेस्टुट डी ट्रेसे। इन्होंने पहली बार उस अर्थ में 1797 में प्रयोग किया था आइडियोलॉजी शब्द का। पर आइडियोलॉजी शब्द का हम, और जब हम कहते हैं गांधी की विचारधारा, जब हम कहते हैं कबीर की विचारधारा, तो ये क्या है? गांधी की विचारधारा क्या हो सकती है? कोई विचारधारा नहीं है। धारा है, मन एक प्रवाह है गांधी के बोलने में, पर ऐसी प्रवाह नहीं है कि यहाँ से निकली तो वहीं जाएगी। वो यहाँ से निकल के उधर भी जा सकती है, वो इधर भी जा सकती है। कबीर दास की धारा है, पर वो प्रवाह कहीं भी बदल सकती है। वो एक और अगर बोल सकते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो दूसरी ओर ये भी बोल सकते हैं कि मुल्ला मस्जिद चढ़ी बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। ये कहने का जो सामर्थ्य है वो भी अपने आप में एक विचारधारा है, पर वह विचारधारा कुछ अलग है। उसमें हर विचार एक दूसरे से जोड़े हुए नहीं है एक श्रृंखला में, और एक ही निष्कर्ष पर नहीं ले जाते हैं, वो किसी भी निष्कर्ष पर ले जा सकते हैं। ऐसी विचार, तो क्या विचारधारा के लिए हमारे पास 3 शब्द हैं? नहीं है। तो ये तो मैंने 2 उदाहरण दिए, ऐसे और उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं। चूंकि मैं इसी दिशा में कार्यरत नहीं हूँ, इसलिए नहीं कह सकता हूँ, पर कार्य करने पर संभव है 2-4-6 महीने में ऐसे अनेक शब्द ढूंढ लिए जा सकेंगे जिसके लिए हमें अलग से आवश्यकता पड़ेगी। तो शब्द कैसे बनावे? मान लीजिए विचारधारा के लिए 2-3 शब्द चाहिए, प्री हिस्ट्री के लिए 2 शब्द चाहिए, तो शब्द बनाते हैं, जिसकी चर्चा बड़े विस्तार से की गिरीश जी ने। एक तो हम संस्कृत का सहारा लेते हैं सबसे ज्यादा, स्वाभाविक भी है। कोई दूसरी भाषा नहीं है जिसके 600 धातु, 26 उपसर्ग और 80 प्रत्यय के सहारे करोड़ों शब्द बनाए जा सकते हो। और सारे शब्द तुक भी मिलाएंगे एक दूसरे से, सारे शब्द स्पष्ट भी होंगे, बोधगम्य भी होंगे, और खास करके जब व्यवहार में आ जाएंगे तब तो होंगे ही। मैं उन शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके लिए एक जमाने में रघुवीर, जिनके नाम की चर्चा की गई, जब उनके नाम पर भाषण माला चलाई जा रही है, वो बदनाम हो गए थे कि धूम्र शकट विश्रामागार और क्या कि रेलवे वेटिंग रूम के लिए इस तरह का कुछ। तो वो तो संस्कृत का एक तरह से को हास्यास्पद बनाने जैसा हो गया था। पर रघुवीर की अपनी महत्ता है। रघुवीर पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने संस्कृत के माध्यम से चीज़ों को समेटने की कोशिश की कि शब्द हम उसके माध्यम से बना सकें, तो उस अर्थ में तो वो महत्वपूर्ण थे। एक दूसरी चेष्टा होती है जिसको कहेंगे इक्लेक्टिक, उदारवादी चेष्टा। जब हम, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बैखरी। बैखरी कहते हैं फोनेटिक्स, यानी श्रुति साम्य, सुनने में जैसा लगा वैसा ही। अब जैसे पेट्रोल और डीजल, एक बार ये बहुत पुरानी बात है, संस्कृत के एक विद्वान बैठे थे, उन्होंने ही ये सब सलाह दी थी। वहाँ बात उठ गई कि पेट्रोल और डीजल का क्या हिंदी हो, तो उन्होंने कहा हर्जा क्या है अगर हम इसको पेट्रोल और डीजल ही कहें। तो थोड़ा मान लीजिए किसी को हर्जा भी लग गया, क्या अभी भी गुलामी में है कि अपना शब्द नहीं होगा हमारा। तो उन्होंने कहा तो छोड़िए, तब संस्कृत से ले लेते हैं उपसर्ग और पेट्रोल को प्रत्यय कर देते हैं, सुनने में भी ठीक ठीक लगेगा और बात समझ में भी आ जाएगी। डीजल को दुष्टैल कर देते हैं। तो इस तरह से शब्द बनाए जा सकते हैं, संस्कृत के सहारे से भी शब्द बनाए जा सकते हैं बैखरी के माध्यम से, यानी श्रुति साम्यता के आधार पर जितने चाहें उतने। इससे ज़्यादा मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको इतनी ही बात कह पाया इतनी देर में कि मैं इतिहास से क्या समझता हूँ और इतिहास कहाँ भटक रहा है, उससे कैसे रक्षा की जा सके। मैं संस्कृति से और खासकर भारतीय संस्कृति से क्या समझ रहा हूँ और उस संस्कृति की जो व्यापकता थी वो जिस तरह किसी न किसी तरह जीवित रह गई आज तक, उसे आगे कैसे पुष्ट किया जा सकता है। मैं ये कह सका शायद कि नई शिक्षा नीति किस तरह से संस्कृत को चाहती है कि महत्व मिले ताकि हम शब्दों का निर्माण ठीक से कर सकें।
और अंत में मैंने ये कहा कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ये शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के लोग, जिसके बारे में इतनी विशद चर्चा की गिरीशनाथ जी कि मेरे लेवल से बचा ही नहीं है कुछ कहने को। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर अगर आने वाले 2 दिन में, आधा दिन तो आज का ख़त्म हो चला, आज का आधा दिन और 1 दिन और 1.5 दिन में यदि हम लोग अपनी ओर से कोई नई बात दे सकेंगे तो सेमिनार की ये बड़ी भारी उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक संस्कृत में उक्ति है, वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, मतलब वाण ने इतना कुछ कह दिया कि बाकी जिन लोगों ने कहा वो उच्छिष्ट ही था। और इस मंच से आपने जितना कुछ कह दिया सर, शायद अब इसके बाद जो होगा वो उच्छिष्ट होगा सर, ऐसा ये मानना है। और सर बहुत आपने एक बात और यहाँ पे कही कि मैं 20 वर्षों से सेवानिवृत्त हूँ और यहाँ पे अब मुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन हम सब की, जहाँ तक मैं चेहरे पे जिसके सबके देख रही हूँ, तो भाव ये कहूँगी कि आप 10 वर्ष बाद यहाँ खड़े होकर आकर हम सबके बीच में बोले कि मैं 30 वर्ष से सेवानिवृत्त हूँ और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो सर हम लोगों को कम से कम ये लोभ संवरण अब हो रहा है कि आप हमेशा जो जितना हम लोगों को मिला, तो सर ज़रूर हम चाहेंगे कि आप हमारे बीच में ज़रूर यहाँ पर वक्तव्य दें। और सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली कड़ी में अब हम इस सेशन की समाप्ति की ओर ही हैं। तो अगली कड़ी में हमारे बीच वक्ता के रूप में डॉक्टर शहजाद अंसारी सर यहाँ उपस्थित हैं, जो आप सहायक निदेशक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के हैं। सर ने जैसे आपके मितभाषी होने की बात कही, तो हम सब आज उससे, आपके वक्तव्य से भी लाभान्वित होंगे। आइए सर। नमस्कार। मंच पे सम्मानित अतिथि, पूर्णिया विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह, इस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर शंभूलाल वर्मा, हमारे आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीशनाथ झा, और इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा सर, और देश के विभिन्न भागों से आए हुए हमारे व्याख्यानदाता प्रोफेसर गजेंद्र पाठक सर, जो हरियाणा क्या नाम है, हैदराबाद से आए हैं, और प्रोफेसर भुवन झा सर हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, प्रोफेसर नवेंद्र शेखर सर हैं, जो जेएनयू से हैं, और कल दीपक कुमार राय सर आएंगे, जो आप लोग के नज़दीक रायगढ़ यूनिवर्सिटी से होंगे, प्रोफेसर अवनीश कुमार झा सर जो हैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से हैं। ये सभी हमारे व्याख्यानदाता के रूप में उपलब्ध रहेंगे। साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय के, इस कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षकगण, विद्वानजन, साथ ही साथ अन्य राज्यों से, अन्य जिला से, बिहार के अन्य जिला से इस संगोष्ठी में पधारे सभी शिक्षकगण, विद्वानजन, आप सभी को आयोग परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चूँकि समय बहुत हो गया है और लगभग सारी बातें सामने आ चुकी है, तो हम बहुत ही कम ही बात कहेंगे। और चूँकि ये जो संगोष्ठी हो रहा है, इसमें हम सभी को जोड़ने के लिए हमारे आयोग से
हमारे सहयोगी हैं सुमित कुमार भारती जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और इस संगोष्ठी के कोऑर्डिनेटर वो बहुत देख रहे हैं कि पीछे बैठे हुए हैं, मनमोहन जी, और साथ ही साथ सुनील कुमार जी हैं, और भी बहुत से लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस संगोष्ठी को सफल बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सब का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि बहुत से कम ही लोग जानते हैं कि ये शब्दावली आयोग है क्या। आप लोग इससे पहले इसका नाम जानते थे? थोड़ा हाथ उठाइए जो जानते हैं। 3 3 6 7 लोग ही हाथ उठाए। क्योंकि ये आयोग हमारे जैसे अध्यक्ष महोदय बताए 1961 से ये काम कर रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मानक शब्दावली का निर्माण करना है। क्योंकि देश जब हमारा आजाद हुआ उस समय अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग शब्दावली का निर्माण करते थे, तो जिससे एक शब्द का कई कई हिंदी पर्याय बन जाता था, जो कि शिक्षण शोध कार्यों में दिक्कत आती थी। तो जो हमारे देश के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वो दौलत सिंह कोठारी जी को ये बागडोर दिए कि आप जो शब्दावली की समस्या है उसके निदान के लिए आपको जिम्मेवारी दी जा रही है कि उसका अच्छा से शब्दावली निर्माण किया जाए। तब उन्होंने देश के विभिन्न विद्वानों के सहयोग से शब्दावली निर्माण के कुछ सिद्धांत दिया गया कि इसी सिद्धांत के आधार पर शब्दावली का निर्माण किया जाएगा। तो उस समय लगभग 14 था। अभी हमारे वर्तमान जो चेयरमैन हैं उन्होंने इसको 11 कर दिए। तो जो हमारा जो निर्माण की प्रक्रिया है इसी सिद्धांत पे हम लोग करते हैं। जैसे अभी भी सर जो चर्चा किए कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलन में है, जैसे पेट्रोल और डीजल, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर उसका हम लोग प्रादेशिक भाषा में अगर कोई शब्द है तो उस पर भी हम लोग विचार किया जा सकता है। तो शब्दावली निर्माण जो हम लोग करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग कोई सब्जेक्ट, जैसे आज हिस्ट्री का हो रहा है जो सेमिनार हिस्ट्री और कल्चर का, तो सबसे पहले हिस्ट्री का अगर हमको शब्दावली निर्माण करना है तो इसका सब समिति बनता है। सर बताए टेक्निकल टर्म सिलेक्शन कमेटी। तो इसमें आप लोग सहयोग कैसे करेंगे इसके बारे में हम बता रहे हैं कि इसमें हम लोग अगर 10 एक्सपर्ट कमेटी को हम लोग रखते हैं तो जिसमें 6 सब्जेक्ट के रहेंगे और 1-2 रहेंगे लिंग्विस्टिक के, और अब तो संस्कृत भी पहले नहीं था लेकिन संस्कृत को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये सभी मिल के सबसे पहले टेक्निकल टर्म सिलेक्शन कमेटी शब्दों का चयन किया जाता है। जैसे अगर डिग्री लेवल पीजी लेवल का हिस्ट्री है तो उसमें से केवल हम लोग इंग्लिश का वर्ड कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी में उसको हम लोग रखते हैं, और सभी वर्ड पे उस पे हम लोग कंसेप्ट पे जाके जो शब्द आता है फाइनल होता है उसी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। उसके बाद भी चूंकि अभी हमारे चेयरमैन हैं वो जो प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मोड में बहुत ज़बरदस्त ये वेबसाइट बनाए हैं, वो डायरेक्ट फीडबैक के लिए भी दे दिए एक वर्ड के लिए। नहीं तो पहले हम लोग उसको फिर हम लोग इस तरह सेमिनार करके उसको हम लोग फीडबैक लेते थे। तो ये जो शब्दावली बनाने की प्रक्रिया थी ये बहुत ही मतलब कि जो धीमी गति में हम लोग काम करते थे। लेकिन अब चूंकि ये हमारा जो प्लेटफॉर्म सर्च मोड में आ गया तो अब इस पर हम लोग बहुत ही एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। प्रारंभ में हम लोग अंग्रेजी और हिंदी में शब्द बनाते हैं, शब्दावली बनाते हैं, लेकिन चूंकि हमारे अध्यक्ष महोदय खुद भाषाविद हैं और जेएनयू से हैं, तो इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश और संस्कृत से ही शुरुआत की है पिछले 3 साल से। इसके बाद संस्कृत शब्द आ जाने के बाद अन्य भाषाओं में जो भारतीय संविधान के 22 जो भाषा है उस पर काम करने में आसानी होता है। तो
तो ये हम लोग प्रक्रिया अपनाते हैं। और पहले हम लोग फीडबैक के माध्यम से उसमें जहां आवश्यक संशोधन होता था उसमें हम लोग करते थे, फिर उस बुक को हम लोग फाइनल करते थे। उस कमेटी में भुवन सर भी रहे हैं, बताएंगे अपने व्याख्यान में। तो जब शब्दावली बनता था तो वो मतलब कोशिश ये रहता था कि पूर्ण रूप से उसके कंसेप्ट के आधार पर ही हो। इसमें जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा है और अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग शब्द का भी प्रयोग करते हैं, तो इसमें भौगोलिक दृष्टिकोण को भी हम लोग अपनाते हैं कि अगर हिंदी को बनाना है तो कुछ बिहार से आए, कुछ राजस्थान से आए, कुछ हिमाचल से आए, तो इन सब का भी हम लोग ध्यान में रख कर ही ये शब्दावली का निर्माण करते हैं। आपको ये भी हम बता देते हैं कि जो भारत में बहुत से लोग शब्दावली पर भी चूंकि बीच में काम कर रहे थे, उस पर अभी थोड़ा बहुत पूर्ण विराम लगा है। जो मैंडेट है वो भारत सरकार द्वारा हम ही लोगों को मिला है, और जहां कहीं भी इस तरह के शब्दों पर जो विवाद होगा, जो शब्दावली आयोग बनाया है वही अंतिम माना जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है, और बार बार जो हमारे केंद्रीय स्तर पर परीक्षाएं होती है या राज्य स्तर पे जो भी परीक्षाएं, उसमें जो भी शब्द यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, आयोग का ही किया जाता है। एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, क्योंकि समय भी कम है। बहुत करीब हम 2009 से उस आयोग में हैं, और हम भी बिहार के हैं हम भी बिहार पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। पहले क्या होता था कि जैसे यूजीसी में जो पेपर आता था तो दिल्ली के लोग कुछ और पढ़ रहे हैं, बिहार के लोग कुछ और पढ़ रहे हैं, राजस्थान के कुछ और पढ़ रहे हैं। तो इस तरह क्या होता था कि अंग्रेजी तो ठीक है, लेकिन जो भाषा हिंदी भाषा के लोग थे वो शब्द को समझ नहीं पाते थे। तो 2012 या 13 में एक जेएनयू का रिसर्च स्कॉलर आया और बोला कि हम तो बहुत लड़के को गाइड भी किए नेट के लिए, लेकिन देखे कि शब्द हम जो अच्छे अच्छे राइटर के पढ़े हैं उसमें हिंदी कुछ और है और आया कुछ और है। तो उसको किसी ने बताया कि आप जाइए शब्दावली आयोग का जो शब्द है वही यूज किया जाता है, आप वहाँ जाकर देखिए। फिर हम अपने चेम्बर में थे, वो आया, हमारे प्रदर्शनी से किताब लिया, फिर बोला इसके जो अधिकारी हैं उनसे मिलना चाहते हैं। तो फिर हमारे पास आया तो हम बता दिए कि यही हम लोग बनाए हैं और इसी से जनरली क्वेश्चन आता है। तो उसने बहुत बताया कि ये सब तो उसी से आया है। तो एक ये भी हिंदी भाषी जो है लोगों के लिए दिक्कत होता है कि अलग अलग राइटर किताब पढ़ लेते हैं और जो मानक शब्दावली है उसको नहीं जानते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एक सिंपल। जब हम इस आयोग में गए तो हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। तो बीच शुरुआत में हम लोग वहाँ डायरेक्टर थे, कुछ सीनियर लोगों के साथ हम लोग लगा दिया गया। तो एक डायरेक्टर सेक्रेटरी थे पूर्व, जो अभी कोविड के बाद डेथ कर गए, उन्होंने बोले कि आप ऐसा कीजिए कि जाइए लाइब्रेरी है, यहाँ हर स्टेट का टेक्स्ट बुक है, उससे कोई वर्ड लेकर अलग अलग इसका देखिए पर्याय क्या है। तो हम उस समय एक सोवरेंटी वर्ड यूज किए कि इसी को देखते हैं अलग अलग राइटर क्या क्या लिखे हैं। तो उसका देखिए हिंदी पर्याय क्या क्या था। सार्वभौमत्व, प्रभुसत्ता, संप्रभुता, सर्वोच्च सत्ता, प्रभुसत्ता, सर्वसत्ता, आधिपत्य, आधिराज। ये सब अलग अलग राज्य के जो लेखक हैं ये यूज किए थे। तो इस तरह क्या होता है कि हिंदी भाषी के जो बच्चे हैं वो तो भ्रम में रहेंगे कौन यूज करे कौन नहीं, लेकिन जो आयोग बनाता है वो कोशिश करता है कि एक ही शब्द ले उसके कंसेप्ट के आधार पे। लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, हमको एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको भौगोलिक दृष्टि से भी देखना है। तो हम लोग वहाँ दो देते हैं विकल्प। जैसे आप देख लीजिए, इसको हम लोग संप्रभुता, सभी लोग आप लोग जानते हैं, यूज करते हैं, यही मानक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट में जाइए, गवर्नमेंट एक वर्ड है, तो इस पर सरकार तो सभी कोई जानते हैं। और कोई वर्ड है? शासन। क्या? शासन भी कह देते हैं। नहीं, राजसत्ता नहीं हुआ। शासन शासन एक यूज होता है सर, शासन। जैसे आप जाइएगा
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शासन, मध्य प्रदेश शासन, वहाँ शासन यूज होता है, लेकिन हमारा बिहार सरकार, भारत सरकार। लेकिन यहाँ क्या है कि हम लोग दोनों को मानक मान लिए, सरकार और शासन दोनों ही मानक है। तो इसी तरह जब हम लोग शब्दावली बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक ही वर्ड दें जो पूरे भारत में प्रचलन हो। ये हिंदी का है, और इसी तरह भारतीय भाषाओं में तेलुगु, तमिल सब में यूज करते हैं। दूसरा जो है, एक हमारा कॉम्प्रहेंसिव है ग्लोसरी। ये तो विषयवार हम लोग करते हैं, विषय में करते हैं तो ये एक लेते हैं, लेकिन अगर हम कॉम्प्रहेंसिव में जाएं तो एक वर्ड का कई कई पर्याय हम लोग को देखने को मिल जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे एक चार्ज शब्द है, चार्ज, CHARG। चार्ज में अगर हम एडमिन में गए, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको कार्यभार कहा जाता है। अगर हम अकाउंट में गए तो व्यय, अगर कॉमर्स में गए तो उधार, अगर हम पॉलिटिकल में, साइंस में जाएं तो ढावा, लॉ में जाएं तो आरोप। ये सभी जो शब्द हैं मानक हैं, लेकिन ये हम लोग कॉम्प्रहेंसिव ग्लोसरी में इसको यूज करते हैं कि जो प्रयोग करने वाले हैं वो अपने विषय के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो शब्दावली निर्माण का कार्य है, चूंकि सर बहुत ही जो हमारा शीर्षक था उसके अनुकूल हमको लग रहा है कि 5 या 7 जो सेमिनार में हम गएंगे, बीज वक्ता जो कुछ और रहता है और उससे भटक जाते हैं। सर NEP पर भी बहुत अच्छा बोले, तकनीकी शब्दावली के भी बारे में बोल दिए, हिस्ट्री के भी बारे में बोल दिया और कल्चर के बारे में। सर आपका बहुत बहुत तो दूसरा हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही सर अच्छा शीर्षक के अनुकूल बहुत ही कुछ बता दिए, बहुत ही अच्छा बता दिए और बहुत ही ज्ञानवर्धक बात बताए। हम लोग विभागीय शब्दावली भी करते हैं। हाँ, इसके बाद हम लोग परिभाषा कोश करते हैं, क्योंकि इसका हम लोग केवल एक वर्ड देते हैं, लेकिन जो परिभाषा कोश है विषयवार एक एक वर्ड का हम लोग शब्द का परिभाषित करते हैं 3 या 4 लाइन में। ये भी मानक है हमारा। इसके अलावा हम लोग समय समय पर, जैसे सर हमको अभी बताए हैं कि आइडियोलॉजी जो है इस पर भी सोचना है, तो चूंकि राष्ट्रपति के आदेश से ही ये आयोग की स्थापना हुई है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि शब्दावली मान्य होगा, तो ये नहीं है कि हम लोग जो बना दिए वही सही है। तो हम लोग फीडबैक भी लेते हैं, इस तरह का जो भी सुझाव मिलता है उस पर भी हम लोग विचार करते हैं। क्योंकि 1-2 चीज और 2 चीज बताएंगे, क्योंकि आप लोग के लायक जो है, पिछले हम लोग शब्दावली के साथ साथ सर जैसे बताए कि 25 या 26 ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ग्रांट देते हैं। इसमें बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी भी है, क्योंकि हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा किताब बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से ही पढ़ा। इसका पूरा जो ग्रांट देते हैं वो हम लोग ही देते हैं। और अभी सर बिहारी से थे, जो अभी हमारे चेयरमैन हैं, और हम भी बिहार से, लेकिन चूंकि आप लोग से साझा करना चाह रहा हूं कि पिछले साल हम जो ग्रांट दिए टेक्स्ट बुक के लिए, वहां कोई अस्थाई डायरेक्टर है ही नहीं, किसी को इंचार्ज दिया गया तो वो अकाउंट ओपन नहीं किए, जिसके वजह से 15 लाख उनको हम नहीं दे पाए पिछले साल। इस साल भी हम दिए हैं पैसा कि टेक्स्ट बुक जैसे अच्छे अच्छे विद्वान हैं उनके पास लिखने के लिए है, तो वे संपर्क करके ग्रंथ अकादमी से आप लिखवा सकते हैं टेक्स्ट बुक। वो सभी CSTT ग्रांट देता है। तो इस बार भी वहां हमको लग रहा है कि वो पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, जबकि अन्य राज्यों में, जबकि बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी का किताब हम लोग पढ़ के वहां पहुंचे हैं, दिल्ली में भी देखते हैं कि खूब बिकता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो हमारा ग्रंथ अकादमी है वहाँ कोई सक्रिय अभी डायरेक्टर है नहीं। हम अपने लेवल में बहुत पहल की है, कई लोगों से बोले कि जब तक कोई अस्थाई अगर डायरेक्टर नहीं आएगा तब तक जो पैसा दिया जाएगा वो रिटर्न नहीं करेंगे। तो इस तरह हमारा इसमें हम लोग दखलंदाजी नहीं करते हैं, क्योंकि वो राज्य सरकार का मामला है, बस हम लोग ग्रांट देते हैं।
केरल गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं तो वहाँ इतना सिस्टम से काम कर रहा है, SIL करके स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज है, वो करीब करीब 55,000 किताब टेक्स्ट बुक लिखवाया है केवल मलयालम में। तो उनके यहाँ बहुत सिस्टम है। तो इसके लिए भी हम लोग पूरे राज्य के जितने भी टेक्स्ट बुक है उनको हम लोग देते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य ये कि आपके पास अच्छा कोई सामग्री है तो उससे संपर्क करके CSTT के सहयोग से आप पब्लिश करा सकती हैं, क्योंकि पूरा 100% ग्रांट हम लोग का रहता है। क्योंकि इस सेमिनार में एक चीज और कहना था कि पिछले कुछ साल से जब NEP आया है तो हम लोग NEP से पहले से ही काम करते थे भारतीय भाषाओं में करते थे, लेकिन इधर जो हमारे अध्यक्ष महोदय आए तो वो लगातार बहुत काम किए। पिछले हमको लग रहा है कि 2 साल पहले हम मैथिली का काम हमको मिला था पॉलिटिकल साइंस में, तो हम वहाँ ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी में काम किए, लेकिन वो भी थोड़ा सा अभी रिव्यू बाकी है। सर से हम उसी संबंध में बार बार संपर्क करते थे कि सर हमको हिस्ट्री, चूंकि वहाँ कोई हिस्ट्री का ऑफिसर नहीं है, हम MA थे तो हमको भी हिस्ट्री मिल गया है, तो अभी हिस्ट्री भी देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी देखते हैं। तो आप लोगों से सुझाव ये है कि चूंकि वहाँ बहुत ऑप्शन है आप लोग को जो कैरियर में अपना ये करने के लिए, आप लोग अपना बायोडाटा दीजिए या संपर्क कीजिए हमारे यहाँ, क्योंकि मैथिली में भी काम नहीं है, हिंदी में भी काम नहीं है। स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक का जो भी शब्दावली है उसमें बहुत ही जरूरी है हिंदी भाषी लोगों का। ऐसा नहीं है कि विद्वान सब दिल्ली ही में है, विद्वान ऐसे हैं, हम तो वैसे लोगों को पकड़ के नहीं मतलब बुलाते हैं जो कि दूरगामी कॉलेज में पढ़े हैं, उनको कोई नहीं जानता है लेकिन उनकी विद्वता है। तो हम जब इस तरह कमेटी का गठन करते हैं तो उसमें थोड़ा ये भी देखते हैं कि 2 सीनियर रहें, 2 उनके साथ रहें, एसोसिएट रहें, इस तरह करके। लेकिन हमारे वर्तमान जो अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बहुत ही नया ही अवसर दिए कि चूंकि ये केवल विश्वविद्यालय स्तर के ही विद्वानों से हम लोग काम कराते, तो उन्होंने शोध छात्र को भी इसमें शामिल किए कि ये कम से कम जो एक जनरेशन गैप ना हो, ये भी कंटिन्यू ये काम सीखे। तो आप सभी से, चूंकि ये शब्दावली आयोग है, अवसर सभी को मिलता है और आप लोग इससे जुड़िए। जुड़ने का मतलब ये है कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड आप अपना CV भेजिए, बायोडाटा भेजिए। शब्दावली आयोग में कोई पैनल नहीं है, आप लोग जैसे जैसे उससे जुड़िएगा आप लोग को आमंत्रित किया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसके अनुसार आपको जो भी होगा दे होगा। तो यही हम कहना चाहते हैं, चूंकि समय बहुत ही कम हो गया है। तो एक बार फिर हम आप सभी चूंकि अपना कीमती समय निकाले हैं तो आप सभी का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और चूंकि एक ग्रुप फोटो भी हो जाना चाहिए, चूंकि हम लोग इसको सोशल मीडिया पर डालते हैं, चूंकि हमारा जो वेबसाइट ये है सोशल मीडिया जो है, तो हम संयोजक साहब से कहेंगे कि ये स्वागत में ही ज्यादा हो जाता इस सेशन में ही आप एक फोटो करा लीजिए, ग्रुप फोटो। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जुड़िए, जहाँ दिक्कत हो 2 दिन हम लोग हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में प्रोग्राम सुमित जी का था और हमको भेजा गया कि थोड़ा देख लीजिए कैसा है, लेकिन आप लोग का जो सहभागिता है बहुत ही अच्छा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी टेक्निकल सेट जो है वो समाप्त ही हो चुका है, लेकिन उसके पहले मैं श्री सुमित कुमार भारती, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी सर को बुलाना चाहूँगा। वो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं।
सभी का सबसे पहले तो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ यहाँ से इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में। और एक अनाउंसमेंट करना था जो कि इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का सबसे मेन उद्देश्य है, जिसके बारे में हमारे चेयरमैन सर ने भी चर्चा की थी कि इस कार्यक्रम में, इस सेमिनार में हम लोग इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमने एक सेशन अलग से रखा है, शब्द पे चर्चा। तो उसके लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि आप सब हमसे डायरेक्टली जुड़े और हम आपसे आपका फीडबैक भी जाने, और हम आपको 20 शब्द देंगे इस कार्यक्रम में, और उस 20 शब्द का हिस्ट्री का ही शब्द है, और आप उसका हिंदी पर्याय बनाएंगे। हम लोग इंग्लिश में देंगे, आप सबको देंगे, और आप सब उसका 20 शब्द है उनका हिंदी पर्याय आप लोग बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग उसको एवेल्युएट करेंगे और आपके साथ उस पर डिस्कशन होगा, जो कि कल होगा, बट हम आपको डिस्ट्रीब्यूट आज करेंगे ताकि हम लोग आपसे डायरेक्टली इंटरेक्शन आपसे हो। ठीक है सर, तो यही अनाउंसमेंट करना था ताकि आप सब लोग हमसे जुड़ सकें। तो आज हम लोग आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20 शब्द, और आप सब लोग अपना नाम, डेजिग्नेशन उस पर मेंशन करेंगे, और 20 शब्द का पर्याय हिंदी में आप लोग बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद कल इस पर चर्चा होगी। थैंक यू। धन्यवाद सर। इसके पहले मैं क्षमा चाहूँगी, मैंने सर का, डॉक्टर शहजाद अंसारी सर का धन्यवाद नहीं किया, क्योंकि कार्यक्रम में कुछ आपने जो तकनीकी बातें यहाँ पर कहीं, और जिसके बारे में हम लोगों को वाकई आयोग के बारे में बस नाम जानना हम लोग जानते थे, लेकिन इतना कार्य हो रहा है इसकी जानकारी नहीं थी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उसकी विस्तार से चर्चा की। और अभी फोटो सेशन होना है, उसके भी पहले जैसा आदेश हुआ है संयोजक महोदय का, डॉक्टर नवेंदु शेखर, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज JNU से हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। तो सर मैं आपको सादर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, आपका वक्तव्य भी होना है। तो सर डॉक्टर नवेंदु शेखर सर, आप सभी कर्तव्य ध्वनि में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया आपके बीच, आपके मध्य में आकर के अपनी बात रखने के लिए। मैं साथ ही साथ CSTT के अध्यक्ष, उनके ऑफिसर्स और पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल और कन्वीनर, को कन्वीनर, सारे फैकल्टी मेंबर्स, उन सब का मैं धन्यवाद देता हूँ। स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आए हैं, सभी का धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे बीच मौजूद हैं। जिस टॉपिक पे मैं बोलने जा रहा हूँ वो टॉपिक थीम से ही मिलता जुलता है। मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक हिस्ट्री है, तो इससे हिस्ट्री से ही मिलता जुलता सब्जेक्ट पे मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे। जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्किल एजुकेशन, NEP स्किल एजुकेशन एंड एंशिएंट इंडियन विजडम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौशल शिक्षा और प्राचीन भारतीय विज्ञान, जो अभी प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र सर ने जो बात रखी है, उससे एक क्लू लेकर के मैं कुछ चीज़ें आपके बीच, आपके मध्य रखना चाहूँगा। जैसा आपने अभी डॉक्टर शहजाद अंसारी या फिर उसके पहले के वक्ताओं को सुना, CSTT बहुत सारे ऐसे टर्म्स में काम कर रहा है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह का एक काम मध्यकालीन भारत में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा शुरू हुआ था, जब उन्होंने राज्य व्यवहार कोश नामक एक ग्लोसरी निर्माण करना चाहा, क्योंकि उस समय पर्शियन का इन्फ्लुएंस काफ़ी था। तो वो एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के यूज के लिए एक ऐसी शब्दावली का निर्माण करना चाहते थे जो मराठी और खासकर संस्कृत शब्दों से प्रेरित हो, ताकि उनके जो अधिकारी हैं उनको समझ सके। तो मैं ये कहना चाहूँगा आयोग के जितने भी अधिकारी हैं कि आप
छत्रपति शिवाजी महाराज के अधूरे कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको इस बात के लिए। दूसरा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत दिनों से चर्चा का विषय रहा है, वाद विवाद भी हुए, बहुत तरह की बातें भी की गई, चाहे वो पहले स्कूल एजुकेशन हो, उसमें 2 सब्जेक्ट की बात, अब इसमें 3 सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया है। सर ने बोला कि संस्कृत को जो मार्जिनलाइज था उसको मेन स्ट्रीम करने की बात की गई है। संस्कृत मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट हो जाएगा, एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट। जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यानी बहुआयामी अप्रोच होगा उनका। और साथ साथ ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया, इंडियन नॉलेज सिस्टम। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द जो कि जैसे जब मुझे ये कहा गया कि आपको यहाँ पर आके बोलना है, तो मैं इनकी वेबसाइट भी चेक कर रहा था। बहुत ऐसे शब्द हैं जो कि अभी भी उस तरीके से अनुवाद किए गए हैं जिसमें हमें लगता है कि हम वही कॉलोनियल पीरियड के हैंगओवर से भी बाहर नहीं निकले हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड बता रहा हूँ। कॉलोनियल पीरियड में एक वर्ड यूज होता था फोक और एलीट कल्चर, फोक कल्चर, एलीट कल्चर। अब फोक का जो अनुवाद आयोग की वेबसाइट पे है वो लोक है, लेकिन जो परिभाषा उस समय अधिकारी, जो अंग्रेज अधिकारी थे, फोक के बारे में या फिर ट्राइबल के बारे में जो बात करते थे, उसका लोक से कोई लेना देना नहीं था, वो कुछ अलग था। लेकिन उसका अनुवाद किया गया है आपके वेबसाइट पे, वो लोक किया गया है। सिमिलरली आप दूसरा अगर देखेंगे, क्योंकि जो इस तरह का डिफरेंसेस है, ट्राइबल वर्ड वो पहली बार कॉलोनियल पीरियड में यूज किया गया। हमारे पहले की व्यवस्था जब थी तो 3 तरह के हम वासियों के बारे में, रेसिडेंट्स के बारे में बात करते थे, वनवासी, ग्रामवासी और नगरवासी। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट नहीं था आदिवासी और परवासी का। इस तरह के बाइनरीज में हम नहीं देखते थे किसी को, कोई आदिवासी है, कोई परवासी है, या फिर कोई जनजाति है, इस तरह का। तो ये एक कॉलोनियल टर्म्स है, और मुझे लगता है कि आयोग को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के शब्दों से कैसे और इसका क्या सही अनुवाद होना चाहिए। इसके साथ साथ एनईपी, वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत तरह की इस तरह की कोशिश की गई है जहां पे हमारे एंशिएंट विजडम को वापस लाया जा सके। आज की जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों के सामने, उस चुनौतियों के आधार पे शिक्षा को सभी के लिए मुहैया कराई जा सके, सभी के लिए समान अवसर प्रदान हो। तो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो शिक्षा नीति के हैं वो है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, यानी उसकी पहुंच होनी चाहिए, समानता यानी इक्विटी, सबको एक समान अधिकार होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता भी बरकरार होनी चाहिए, सामर्थ्य, उस एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन पॉलिसी में या फिर उसके करिकुलम में इस तरह का सामर्थ्य हो कि सभी को उस तरह से एक समान अवसर दे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी एजुकेशन सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी। ये हमारे प्राचीन जो शिक्षा संस्थान थे उसमें भी उस तरह के अवसर दिए थे। तो एनईपी जो है भारत के रिच और शाश्वत ज्ञान परंपरा को मान्यता देती है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, जीवन दर्शन, इसके मूल्य सिद्धांत है। अगर हम शिक्षा नीति को देखें तो वो हमारे प्राचीन समय के चले आ रहे अनुभव और प्रयोगों पर आधारित है। हालांकि कुछ समय तक इसमें बहुत तरह की अड़चन आई थी, हमारी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, और फिर से उसको शिक्षा नीति के जरिए उसको फिर से वापस लाने की कोशिश की गई है। एक ऐसा कालखंड था जहां पर बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम पे या फिर हमारी जो ज्ञान परंपरा थी उस पर अटैक किया गया, खासकर कॉलोनियल पीरियड में। उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, किस तरह से बहुत सारे कॉलोनियल पॉलिसीज के थ्रू हमारे जो एजुकेशन सिस्टम थे उसको कैसे अटैक किया गया, और फिर बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको वापस कैसे लाया गया। तो जो हमारे हमारा जो एंशिएंट इटर्नल इंडियन नॉलेज, या फिर जिसको बोले प्राचीन और शाश्वत भारतीय ज्ञान और विचारधारा, ये इसमें 3 इंपॉर्टेंट लक्ष्य हैं। उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ज्ञान, दूसरा विजडम यानी प्रज्ञा, और तीसरा ट्रूथ। ये तीनों के आधार पे हम अपने प्राचीन ज्ञान परंपरा को देख सकते हैं। तो इसका फोकस क्या था? तो भारत में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं था, इसके साथ साथ इसके स्व की पहचान भी होती है। इसलिए आज अगर हम देखें कि कुछ
जब हम अपने आज़ादी के 75वें साल में जब हम प्रवेश कर रहे थे, तो एक भारत में आज की लीडरशिप के द्वारा एक कहा गया कि हम भारत के 75वें साल, आज़ादी के 75वें साल को हम एक अच्छे तरीके से मनाना चाहिए और उसमें अपने स्व की खोज होनी चाहिए। स्व मतलब हमारी जो प्राचीन वैज्ञानिक और सत्य पे आधारित परंपरा थी, चाहे वो विज्ञान हो, एजुकेशन हो या फिर कुछ भी, चाहे वो फैमिली सिस्टम हो, उन सब के बारे में चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। तो और ये जो प्राचीन ज्ञान परंपरा थी, ये बहुत सारे ऐसे महान भाव या फिर ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिनके नॉलेज पे आधारित थे। जैसे कि चाहे उसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली के अगर कुछ विद्वानों की बात करें, चाहे उसमें चरक हो, सुश्रुत हो, आर्यभट्ट हो, भास्कराचार्य, चाणक्य, पाणिनि, सर का जिसपे काम है, नागार्जुन, गौतम, इस तरह के महान विद्वानों के द्वारा और उनके एजुकेशन के द्वारा तैयार किया गया। तो ये जो अप्रोच था टीचिंग का, वो मल्टी डिसिप्लिनरी था। अगर आज की आप किसी यूनिवर्सिटी में जाए, तो अगर आप अपने सुपरवाइजर को बोले कि मैं इस तरह का एक टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ, हालांकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में होता है, जिस यूनिवर्सिटी से मैं हूँ उस यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता है जहाँ पे आप एक मैक्रो टॉपिक पे काम नहीं कर सकते, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ काम नहीं कर सकते। अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये माइक्रो टॉपिक होना चाहिए और सुपरवाइजर फिर आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वो टॉपिक फिर आपको बताएंगे। तो वो पहले जो हमारे यहाँ परंपरा थी, वो मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहुआयामी अप्रोच होता था, जिसमें एक टॉपिक के बहुत सारे और बहुत एक लंबे पीरियड पे काम होता था और वो एक कारगर काम भी होता था। तो इस तरह से जो भारत का जो ज्ञान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भारत का ज्ञान इस तरह का ज्ञान है जिसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित है और जो वैज्ञानिक है और सटीक तरीके से भी सम्मिलित है। भारत के ज्ञान परंपरा में जो मैंने बोला कि हमारे ग्रामवासी का ज्ञान है, नगरवासी का ज्ञान है, और जो वनवासी थे, जिसको हम आज के टर्म में बहुत जगह पे आप देखेंगे जनजाति बोला जाता है, तो जनजातियों का ज्ञान है। पारंपरिक शिक्षण विधियां भी शामिल है, उसमें गणित भी है, खगोल भी है, विज्ञान भी है, दर्शन है, योग है, वास्तुकला है, चिकित्सा है, कृषि है, इंजीनियरिंग है, भाषा विज्ञान है, साहित्य है, खेल है, शासन है, नीति निर्माण है, इस तरह के विषय शामिल है। और साथ साथ जैसा अभी सर ने बोला कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम कैसे उस कॉलोनियल पीरियड में उसको चेंज कर दिया गया, तो वो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम भी है, वन प्रबंधन यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी है, पारंपरिक जैविक खेती, जिसको हम लोग आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है, तो इस तरह के पारंपरिक फसल खेती, प्राकृतिक कृषि और इस तरह के पाठ्यक्रम शामिल थे और वापस उसको एनईपी में उस तरह का शामिल कराया गया है। साथ साथ विभिन्न विषय जो थे उसको तरह तरीके से सिखाया जाता था। अगर हम ऋग्वेद के समय के बारे में बोले तो ऋग्वेद में जो शिक्षा प्रणाली थी वो नैतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक पहलुओं पर आधारित थी। इसमें विनम्रता, सत्यनिष्ठा, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और इस तरह के बहुत सारे मूल्यों पर जोर दिया गया था। छात्रों को मानव और प्रकृति के बीच में संतुलन, आपने एक वर्ड सुना होगा अभयारण्य, दैट इज उसका अगर हम उसको ब्रेकअप करें तो अभय अरण्य यानी जो फॉरेस्ट था दैट वाज फ्री फ्रॉम फियर्स, इस तरह का, जहां पर मानव और प्रकृति के बीच एक तरह का समन्वय, उस तरह के समन्वय की शिक्षा थी। तो और धीरे धीरे ये कैसे होता गया, जहां पे आपने सुना होगा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में, जहां पे एक गांव था, गांव जो जंगल के समीप था, गांव के जो लोग थे, ग्रामवासी जो थे, वो लगातार वो जंगलों की ओर जाया करते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते थे और साथ साथ फॉरेस्ट का संरक्षण भी करते थे। तो एक तरह का इस तरह का था जहां पे उसका सृजन भी था और इस्तेमाल भी था। जब कॉलोनियल पॉलिसीज आई तो उस कॉमन प्रॉपर्टी को उसको प्रोटेक्टेड साइट बना दिया गया, यानी आप अब रहा कि वो आम रास्ता नहीं है, आप उधर नहीं जा सकते, उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया, उसके प्रोडक्ट्स को सिर्फ वो अपने दोहन के लिए इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरह का बदलाव होना शुरू हुआ उस समय। तो ये और कई बहुत जगह पे आपने सुना होगा कि महिलाओं को अधिकार नहीं थे। तो अगर
उस समय के बहुत सारे हम इस तरह के स्कॉलर्स या थिंकर्स या फिर उस तरह के जिसको किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उनको बुलाना चाहेंगे, उस तरह के बहुत सारी विभूतियां थी, जैसे कि मैत्रेयी, विश्वम्भरा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, इस तरह के बहुत सारे विद्वान थे जिनके नाम मिलते हैं। तो एक इस तरह की व्यवस्था जहां पे गुरु शिष्य एक साथ रहते हो, एक दूसरे की सहायता करते हो, जिस समय शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा, अनुशासित जीवन और अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानना, उन सब चीजों को वापस एक लंबे समय तक उस तरह की शिक्षा व्यवस्था चली। और फिर बाद में अगर हम जब मैं एनईपी के बारे में बात करूंगा, कैसे एनईपी स्किल एजुकेशन, इन सबको इसमें लाया गया है। तो शिक्षा में अगर हम देखें तो शिक्षा में संस्कृति, परंपराएं, धरोहर, रीति रिवाज, भाषा, दर्शन, भूगोल, प्राचीन आधुनिक विज्ञान, समाज विज्ञान और इस तरह के बहुत सारे स्वदेशी और पारंपरिक शिक्षण विधियों जैसे पहलू शामिल किए गए थे और ये बहुत समय से मिलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा जो उस समय थी वो समग्र थी, जिसको हॉलिस्टिक बोलते हैं, और साथ साथ ये बहु विषयक शिक्षा थी, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें बहुत सारे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखी और कादम्बरी में उन्होंने एक उनका स्टेटमेंट है जो कि स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के सामने। तो उन्होंने कादम्बरी में एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि he says that a good education as a knowledge of 64 kalas or arts, 64 kalas or arts, and among these 64 arts were not only subjects such as singing and painting, but also scientific fields such as chemistry, mathematics, vocational fields such as carpentry, cloth making, professional fields such as medicine and engineering, and also soft speaking skills such as communication, discussion and debate. तो इन्होंने बताया कि 64 एक अच्छी शिक्षा वो थी जिसमें 64 कलाएं शामिल थी और उन 64 कलाओं का ज्ञान मानती थी एक अच्छी शिक्षा को। और वो 64 कला क्या क्या थे? गायन और चित्रकला के अलावा उसमें रसायन विज्ञान, गणित, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, वैज्ञानिक क्षेत्र, उसमें व्यवसायिक कुछ सब्जेक्ट्स भी थे जिसको हम कारपेंट्री बोलते हैं, या फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, आज के टर्म में अगर बोला जाए टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, वस्त्र निर्माण। इसके अलावा कुछ चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स भी थे और साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पे भी फोकस किया जाता था, जिसमें संवाद, चर्चा और वाद विवाद, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये था, अगर आप इन सब चीजों को मिला दें तो आज के टर्म में जो वर्ड यूज किया जाता है बहुत सारे वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में या फिर इंडिया के भी बहुत सारे सो कॉल्ड इस तरह के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एक टर्म यूज किया गया, आपने सुना होगा, लिबरल आर्ट्स। तो ये लिबरल आर्ट्स जो थी, इसका जो ख्याल था या फिर इसकी जो आधारभूत अगर हम इंसेप्शन बोले, वो इट वॉज वेरी मच इंडियन, ये इसका मूल भारतीय था। तो ये जो लिबरल आर्ट्स कहा जाता है, इसकी अवधारणा भारतीय शिक्षा में थी और ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो फिर वापस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको वापस लाया जा रहा है। इसके साथ साथ व्यवहारिक शिल्प पे भी फोकस किया जाता था, जैसे कि जिसमें कुछ व्यवहारिक शिल्प पे भी फोकस किया जाता था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष कानून, सेक्युलर लॉज, सांख्य, न्याय, देन फॉरेस्ट, जिसमें वैशेषिक सृष्टि का परमाणु सिद्धांत, अंकगणित, संगीत, चिकित्सा, चारों वेद, पुराण, इतिहास, सैन्य कला, काव्य, इस तरह के बहुत सारे टेक्स्ट भी थे। उसी तरह अगर देखें तो पुराने किसी यूनिवर्सिटी को, जैसे कि किसी पुराने यूनिवर्सिटी को अगर देखें तो बहुत सारे पुराने यूनिवर्सिटीज में जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं तक्षशिला का, तो तक्षशिला में वहां के कोर्स में 18 शिल्पों का वर्णन है, 18 क्राफ्ट्स का वर्णन है। और वो क्राफ्ट क्या थे? वो लिटरेचर, उसमें लिटरेचर भी था, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स भी थे और टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी थे।
इस 18 क्राफ्ट्स में धार्मिक साहित्यिक विषय को छोड़ करके अगर देखा जाए तो उसमें सेक्युलर लॉ, सांख्य, न्याय, विशेषिका, इसको एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन बोलते हैं, अरिथमेटिक, म्यूजिक, मेडिसिन, वेद, पुराण, इतिहास, हिस्ट्री, मिलिट्री आर्ट, पोएट्री और इसके साथ साथ और भी ज्यादा सब्जेक्ट्स थे जिसकी पढ़ाई होती थी। तो कहने का मतलब 18 कोई आंकड़ा नहीं, एक तरह का हम इसको सिंबॉलिक ले सकते हैं। तो ये 18 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी 1500 वर्षों तक रही और 1500 वर्षों तक ये उस दौरान कई राज्य आए, कई राज्यों का वहां पे हस्तक्षेप भी हुआ। इसके बावजूद यहाँ पे कभी कभी इस कोर्स को या फिर करिकुलम को रिवाइज भी किया गया, लेकिन इसका जो मूलभूत ढांचा था वो कभी किसी तरह से वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, या कि किसी तरीके से हम कह सकते हैं वो इतने वर्षों के बावजूद, इतने 1500 वर्षों तक एग्जिस्टेंस में रहने के बावजूद ये शिक्षा को बढ़ावा देना ही इस संस्था का मूल कर्तव्य था। इसमें समाज की भी भागीदारी थी। राज्य का हस्तक्षेप तो बहुत कम था, लेकिन समाज की भागीदारी ज्यादा थी। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत जगह पे आज भी खासकर बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग या फिर बहुत किसी राज्य का भी कोई भी इस तरह के पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्संस वो डोनेशंस देते थे। तो उस समाज का एक कंस्ट्रक्टिव रोल था, जहां पे अमीर लोग या फिर जो संभ्रांत लोग थे, जो पावरफुल लोग थे, वो छात्रों को पूरी शिक्षा के दौरान उसकी जो जरूरतें थी उसको पूरा करने के लिए अपना कंट्रीब्यूट करते थे। चाहे वो उनकी भोजन की व्यवस्था भी हो, या फिर कभी कभी जो स्थानीय राजा थे या फिर जो किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे, वो भी शिक्षा के लिए गिने चुने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय भेजते थे। इस तरीके से समाज का भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसके साथ साथ ये जो ब्रॉड जो कंसेप्ट हम देखते हैं, धीरे धीरे ये मिडिवल टाइम्स तक आते आते इसमें किसी न किसी तरह का आप देखेंगे किसी न किसी तरह का प्रभाव पड़ने लगा। अब मुझे थोड़ा मिडिवल और कॉलोनियल पीरियड में इस एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज हुआ उसके बारे में फिर मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आऊंगा। तो अगर हम मिडिवल पीरियड में अगर देखें तो खासकर जैसा मैंने शिवाजी के बारे में बोला, शिवाजी या फिर ऐसे कुछ राज्यवंशों को छोड़ दिया जाए तो बहुत जगह पे शिक्षा पे या शिक्षा के संस्थानों पे या फिर उस तरह का जिस तरह का प्रोटेक्शन उनको मिल रहा था नहीं मिला, और बहुत सारे ऐसे संस्थान अपनी जो ख्याति खो बैठे। और मुझे क्योंकि आप अगर देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय जो कि 12वीं सदी में जिस पे आक्रमण हुआ, उसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक ट्रैवलॉग लिखा गया है, एनल्स ऑफ टैंग डायनेस्टी, जिसमें जिक्र है कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षु या फिर बौद्ध भिक्षु वो आते थे नालंदा, और नालंदा आकर के उनका मुख्य काम क्या था, ट्रांसलेशन करना। यहाँ के जो लिटरेचर थे उसको ट्रांसलेट करते थे चाइनीज भाषा में और वापस लेके जाते थे। तो आजकल आप आजकल जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में सुन रहे हैं, जो चाइना प्रचारित कर रहा है या फिर चीन या फिर बहुत सारे देश इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं, वो मुख्यतः भारत से किसी न किसी समय में उसको अनुवाद करके ले जाया गया था। और वो हमारा इंटरेक्शन काफी वर्षों तक रहा। और वो चाहे आप ललितादित्य कश्मीर के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर ललितादित्य या फिर 12वीं सदी तक आते आते टैंग डायनेस्टी के ऐसे बहुत सारे एम्बेसडर या फिर इस तरह के बहुत सारे स्कॉलर्स जो नालंदा आते थे, उनके अगर आप उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अगर एनालाइज करेंगे तो एक चीज पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे जो थे उनका मुख्य काम था यहाँ पर आके ट्रांसलेशन करना, हमारे रिच हेरिटेज के बारे में जानना और वापस उनको अपने देश में लेके जाना और उसको अमल में लाना। ये इंटरेक्शन जो था, ये इंटरेक्शन ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि नालंदा के पतन होने के साथ साथ ये जो हमारा इंटरेक्शन था, ये इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन जो हम बाद में जब हम आजकल जो बात करते हैं, अभी सर ने बोला या फिर आपके जो कुल गीत में जो था विश्व गुरु शब्द, ये ज्ञान की बात करता है, सामरिक शक्ति की बात नहीं करता है। तो ये जो ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो 12वीं शताब्दी के बाद जो रुका, वो काफी कालखंड तक, कई समय तक वो रुका रह गया।
और फिर बाद में इसको अलग अलग तरीके से इस पे अटैक हुए। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे कॉलोनियल पीरियड में, तो इस पे भी एक सिलसिलेवार तरीके से, एक नियोजित तरीके से इस पे प्रहार किया गया। तो ये मिडिवल पीरियड में भी अगर देखा जाए तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम जो हमारी जो ज्ञान परंपरा थी वो जारी रही। इवन मराठा के समय अगर आप देखें उनके कोर्सेज के बारे में किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी स्टूडेंट्स को, तो दैट वाज मिलिट्री ट्रेनिंग, फॉर्मल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड फीमेल एजुकेशन। ये सारा कुछ मराठा साम्राज्य में भी शिवाजी के समय दिया जाता था। मिलिट्री ट्रेनिंग जो थी वो काफी इनफॉर्मल थी। फिजिकल एक्सरसाइजेस के बारे में, वेपन्स ट्रेनिंग दिया जाता था। हर एक गांव के स्तर पर जिम्नाजियम थे जहां पे लोग जो ग्रामवासी थे उनको अखाड़ास थे। अखाड़ों का हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। उनका सिर्फ काम ये नहीं होता था कि आप उसमें सिर्फ कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराए, साथ साथ वो कल्चरल या फिर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर होता था। और इसके थ्रू जो नॉलेज था वो डिसमिनेट होता था एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह। तो इस तरह की ट्रेनिंग बहुत समय तक होती रही। लेकिन और इस तरह के बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स भी कराए जाते थे, चाहे फेस्टिवल के समय या फिर कुछ इवेंट्स इस तरह से होते थे जो कि इंगेज करने के लिए, और उसके थ्रू डिसमिनेशन भी होता था। जैसे ये सेमिनार या कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो उस समय इस तरह के कॉम्पिटिशन होते थे जहां पे आइडियाज को डिसमिनेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काम होता था। जैसा मैंने बोला कि शिवाजी ने एक ग्लॉसरी बनाई, राज्य व्यवहार कोश, उसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया। पर क्योंकि उस समय तक हम बात कर रहे हैं शिवाजी के राज्याभिषेक की, उस समय तक फारसी भाषाओं का या फिर अरबी भाषाओं का प्रशासन में, आज भी अगर आप रजिस्ट्री कराने जाएं जमीन की तो उसमें फारसी भाषाओं का बहुत शब्द होता है। जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं वो फारसी भाषाओं में। शिवाजी ने उस समय कदम उठाया जहां पे उन्होंने एक ग्लॉसरी बनाई और उन्होंने हिदायत दिया कि प्रशासन में खासकर मराठी शब्दों का या फिर संस्कृत निष्ठ मराठी शब्दों का प्रयोग हो, और उस तरह की ग्लॉसरी बनाई जिसको राज व्यवहार कोश बोला जाता है। कॉलोनियल पीरियड के समय आए तो खासकर जो औद्योगिक क्रांति के बाद 1760s के बाद व्यापार बढ़ने लगा, और व्यापार के साथ साथ कैपिटलिज्म, एक इंग्लैंड से धीरे धीरे कैपिटलिज्म के बहुत सारे जो ये थे, और उसके साथ साथ इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई, बहुत सारे कॉलोनीज बनाए गए। इसका सबसे बड़ा अगर देखा जाए, जितने भी इवेंजेलिकल्स थे, चाहे वो चार्ल्स ग्रांट हो या फिर विलियम विल्बरफोर्स हो, इन्होंने वेस्टर्न नॉलेज को प्रमोट किया, और उनका टर्म था, उन्होंने कोशिश की कि इस तरह के वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। जितने भी यूटिलिटेरियन थे, जेम्स मिल जैसे, उन्होंने इंडियन रिलीजन को क्रिटिसाइज किया, इंडियन कल्चर को क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने बोला कि एजुकेशन रिफॉर्म एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स वर नेसेसरी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो उनका अगर देखा जाए उनका जो व्यू था वो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स और एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में थी। उन्होंने बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन एक ऐसी रेमेडी है, उन्होंने बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन इज अ रेमेडी फॉर भारत बैकवर्डनेस, इंडिया बैकवर्डनेस। उन्होंने बोला कि वो वेस्टर्न एजुकेशन के जरिए ही भारत के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। और फिर हम लोगों ने सुना होगा एक वर्ड, फिल्टरेशन थ्योरी, एक पर्टिकुलर वर्ग को पढ़ाया जाए और इसके थ्रू एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार किया जाए जो कि मानसिकता में वो अंग्रेज हो। और उसी कॉलोनियल हैंगओवर से अगर आजकल हम देखें तो बहुत जगह आप सुनते होंगे वर्ड कॉलोनियल हैंगओवर। तो आजकल बहुत जगह पे ब्यूरोक्रेसी या फिर बहुत ऐसे वर्ग है जो उसी हैंगओवर से आज भी सफर कर रही है। ये बात कहने में बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिशनरी जो थी, ईसाई मिशनरी, वो भी उस समय अगर देखा जाए उन्होंने भी इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया, और साथ साथ क्योंकि वो इसलिए मिशनरी एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहती थी ताकि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन तक पहुंच सके, और फिर उनका जो एजेंडा था कन्वर्शन का वो सत्य साबित हो सके। गवर्नर जनरल ऑकलैंड, उन्होंने भी इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में सपोर्ट किया, और बहुत ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश कॉलेजेस, फॉर एग्जाम्पल उस समय अखंड भारत जैसे कि
ढाका, पटना, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, बरेली, इन सब जगहों पे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश कॉलेजेस खोलने की वकालत की। 1841 में एक काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन्होंने जिसके जरिए एक ऑर्डर आया, और इस पीरियड में फिर बाद में हम उस डिस्पैच के बारे में देखते हैं कैसे ये सारा कुछ चेंज हुआ। तो ये सारा कुछ परंपरागत तरीके से उस ज्ञान परंपरा को, उस इंडियन नॉलेज सिस्टम को जिसके बारे में आज बात किया जा रहा है, उसको चैलेंज करने के लिए या फिर उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट थे उसको रोकने की कोशिश की गई। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मुझे लेट मी डिस्कस अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और कैसे ये उस एज ओल्ड ट्रेडिशन को वापस कैसे हम तक वो लाने की कोशिश की गई है। पहले बहुत जगह पे अगर देखा जाए, बहुत जगह पे बहुत ऐसे चर्चाएं हुई कि आपने सुना होगा कोई लैंग्वेज इंपोज किया जा रहा है, हमें अपनी भाषाओं में पढ़ना चाहिए। तो वो बिल्कुल सत्य है कि जो प्राइमरी लेवल तक आपके अपने क्षेत्रीय भाषाओं में या फिर आपकी जो भी भाषाएं डोमिनेंट है उसमें पढ़ने की अनुमति होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में संस्कृत को इंपोज नहीं किया जा रहा है, संस्कृत को मार्जिनलाइज एक लैंग्वेज था उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है एज ए थर्ड लैंग्वेज। आप एज ए थर्ड लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। जो भी इंस्टीट्यूशन है संस्कृत में या फिर संस्कृत पढ़ाते हैं उसको बहुआयामी बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी संस्कृत के जो विद्यालय होंगे, संस्कृत के जो यूनिवर्सिटीज होंगे, संस्कृत यूनिवर्सिटीज, वहां पे और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, वो चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर और भी कोई भी सब्जेक्ट वो पढ़ाया जाएगा। उसी तरीके से संस्कृत भी दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जाएंगे। IITs में सोशल साइंस, JNU में साइंस या फिर मैनेजमेंट, इस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट हम देखते हैं जो कि शुरुआत की गई है NEP में। NEP का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट जिस पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ वो है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन या फिर स्किल एजुकेशन, इसका क्या मतलब है? ये पहले भी हमारे समय में था, जब प्राचीन व्यवस्था में था, जहाँ पे विद्यार्थी को एक काव्य लिटरेचर के अलावा और भी आर्ट क्राफ्ट्स पढ़ने होते थे, चाहे वो कारपेंट्री हो या फिर मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में हो या फिर और भी किसी क्राफ्ट के बारे में हो। मैंने बोला कि 64 कला, कादम्बरी ने जैसा जिक्र, बाणभट्ट ने जैसा जिक्र किया, या फिर तक्षशिला में 18 क्राफ्ट्स। तो ये अलग अलग क्राफ्ट थे जो कि पार्ट था करिकुलम का, और स्टूडेंट्स को उसमें इजाजत थी चॉइस, जैसे आजकल चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS, उसी तरह उस समय इजाजत थी कि आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो आजादी थी। और आप जरूरी नहीं कि आपके किसी एक यूनिवर्सिटी में दूसरे यूनिवर्सिटी से, आपको वो कोर्स पसंद है तो आप वहां पर भी एनरोल कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये वोकेशनल एजुकेशन का या स्किल एजुकेशन का। इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होगा या फिर इसका एम ये है कि दिस वांट्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो शिक्षा और रोजगार के बीच जो गैप है उस गैप को ब्रिज करने का काम करेगी, और साथ साथ क्योंकि इंटर्नशिप या इस तरह के इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होगा, प्रैक्टिकल स्किल्स पे या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने की बात की जा रही है, क्योंकि एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार करना है जो आगे की चुनौतियों या फिर प्रॉब्लम्स को देख करके समझ सके। इसके साथ साथ क्या होगा, इसका एक एंड रिजल्ट होगा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ। इट विल ऑल्सो फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें एक क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और ये सारी चीजें आज के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट NEP का जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। आप कोई भी अगर देखें किसी भी कोर्स में, तो पहले क्या होता था कि एक कोर्स आपने सेलेक्ट किया, फिर उसी कोर्स का एक तय होता था कि उसी कोर्स करना है। और अभी क्या है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज में वो सिस्टम लागू है जहाँ पे पूल ऑफ कोर्सेज है, उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 4-5 जो भी आपको सिलेक्ट करना है, और आपके उसके ऊपर भी आप या तो उसको क्रेडिट कर सकते हैं या फिर ऑडिट कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आपको उसके मार्क्स चाहिए। अगर मान लीजिए आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया है और उसके बाद भी एक कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं उसके मार्क्स आप पे ऐड नहीं होंगे, लेकिन वो कोर्स आप पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरह की व्यवस्था की गई है, तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। तो ये पूरी तरीके से एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, जहाँ पे जो लर्नर्स हैं, जो विद्यार्थी है, अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, या फिर अपने करियर एस्पिरेशंस के हिसाब से।
वो एक ब्रॉड एक कैटेगरी है। और उससे वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्किल एजुकेशन अगर देखा जाए तो उसमें इसके अगर आप कोर्स वाइज देखेंगे तो उसमें बहुत सारे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी है, और जो कि साइंटिफिक सब्जेक्ट्स या फिर साइंस बेस्ड जो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि आज के स्टूडेंट्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण से जुड़े जो कोर एरियाज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में। इसके साथ साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। बहुत जगह पे हम पहले स्कूल के करिकुलम में सिविक्स या फिर इस तरह का एक मॉरल साइंस के रूप में एक सब्जेक्ट स्कूल लेवल पे या फिर प्राइमरी लेवल पे होता था, तो उसको फिर से इस तरह से इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है, जहाँ पे फोकस होगा ट्रूथ पे, धर्म पे। धर्म मीन्स इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं है, धर्म मीन्स ड्यूटी, एंड ऑफ ड्यूटी, मतलब राइटियस कंडक्ट।